सर मैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स और ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 12वीं बटालियन को मैं सलूट करता हूँ। तो मैंने राकेश को व्हील चेयर पे बैठे हुए बिल्कुल रोड पे देखा। एक बिल्कुल जवान लड़का, 30 साल का लड़का, बाजू देख करके मुझे लगा कि मतलब इसमें एक हाथी जितना बल है। और शीतल देवी ने तीरंदाजी गेम को हर घर हर घर हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम किया है। श्री माता वैष्णो देवी मतलब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम होते हैं। और उसमें से वन ऑफ द आर्चरी एक स्पोर्ट्स है जहाँ पे मतलब ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार किए जाते हैं। हम कोई फीस नहीं लेते यहाँ पे, मतलब हम बच्चे को इवन अकोमोडेशन एंड फूड एंड इक्विपमेंट और कोचिंग एवरीथिंग सर हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं। आप कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स खेले, स्पोर्ट्स से आप मतलब इंसान को डिसिप्लिन, ड्रिल और टर्नआउट तीन चीज सीखने को मिलती है। स्पोर्ट्स से बच्चे को, इंसान को हारना और जीतना एक ही प्लेटफॉर्म पे दो चीज सीखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक शर्मा और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट टॉक्स विद विवेक रनियाल में। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय तीरंदाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के धनोरा टिकरी गांव से आने वाले कोच कुलदीप विद्वान जी न केवल एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं, बल्कि एक आदर्श कोच के रूप में भी एक अपनी पहचान बनाई है। 2012 में सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने भारतीय तीरंदाजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने से लेकर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने तक उनका सफर सचमुच काबिलिए तारीफ है। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आन बान और शान कोच कुलदीप विद्वान जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। थैंक यू सर, जय माता दी, बहुत बहुत जय धन्यवाद आपके जय माता दी। पोस्टकार्ड चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया सर। आई एम फीलिंग प्रिविलेज सर कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी महान शख्सियत जिन्होंने जम्मू कश्मीर में दो अर्जुन अवार्डी और पैरालंपियन पैदा कर दिया और देश का नाम रोशन किया। सर हमें पता लगा कि आप ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में थे, ऐसी यूनिट जिन्होंने 1971 के इंडो पाक लड़ाई लड़ी। मिलिट्री में बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं। परमवीर चक्रा हैं दो, महावीर चक्रा हैं छह और वीर चक्रा है 41। वहां पे आपने ज्वाइन कैसे किया? सर ये बात है सन 2000 की। जी जब हमने आर्मी ज्वाइन किया तो हमने अपने ही मतलब प्रदेश में एक जगह है, बड़ी मतलब फेमस जगह है मेरठ। तो वहाँ जी पे एक ओपन आर्मी का रैली था। तो वहाँ पे हमने मतलब उसके लिए गए थे। और वहाँ पे हमने मतलब आर्मी का जो भी फॉर्मेलिटीज होता है वो पूरा किया और वहाँ पे हमने आर्मी ज्वाइन किया। तो वहाँ से हमको ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की मतलब रेजिमेंट भेजा गया जो नागपुर कामटी में है। जी और हम 18 लोग थे। और मैं वहीं से बताऊं आपको, बड़ी मतलब ये मुझे खुशी हो रहा है आपने आज क्वेश्चन पूछा। मुझे एक जो लीडरशिप का एक जो होता है ना वहीं से मिल गया था। जी लीडर मतलब एक लीडरशिप जिसको हम बोलेंगे। तो वहां पे एक सूबेदार मेजर थे राम स्वरूप जी। जी उन्होंने मतलब जब हम मतलब वहां पे आर्मी हमने ज्वाइन किया और हमारा फर्स्ट डे था और हमको मेरठ बीआरओ से भेजा गया नागपुर कामटी। उन्होंने जी बोला कि आप लोग बहुत लकी हो, 18 लोग जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में जा रहे हो, क्योंकि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स वन ऑफ द बेस्ट बटालियन जो ग्रुप है, वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप इंडियन आर्मी का माना जाता है। और वहां पे आप जा रहे हो जहाँ पे सबसे लंबे जवान होते हैं इंडियन आर्मी के। तो जी वहां पे हमें मतलब बहुत तारीफ की उन्होंने और हम बड़े खुश होकर के वहां से गए। और उस ग्रुप का मुझे एक लीडर और सीनियर लगाया गया। वाह। उन्होंने मुझे बोला कि आप इस ग्रुप के सीनियर हो और यहाँ से और नागपुर तक की जर्नी आप रहेगी, तो इनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा, एज ए ग्रुप जी लीडर आप यहाँ पे जाएंगे। सर मैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स और ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 12वीं बटालियन को मैं सलूट करता हूँ, आर्मी को सलूट करता हूँ। और मैं मतलब अपने मतलब जो मेरी बटालियन है 12 गार्ड, उसका सर हमारा एक गार्ड का ना एक मोटो है। हम मतलब कहीं युद्ध में जाए ना, युद्ध घोष पहला हमेशा पहला, गरुड़ कहूँ बोल प्यारे। मतलब जब मैं ये पलटन में बोलता था
जब भी हमारा कोई मतलब दरबार होता था सीओ का, कमांडिंग ऑफिसर हमारे यहाँ पे दरबार लेते हैं, जी। तो वहां पे मतलब फाइनल में एक जयकारा लगता था, 12वीं बटालियन और गरुड़ कहूं बोल प्यारे भारत माता की जय। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं बड़ा गौरवान्वित, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और मैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को और अपनी रेजिमेंट को मैं मतलब बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपनी रेजिमेंट, मेरी रेजिमेंट सर वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट है गार्ड ग्रुप की। और मेरी रेजिमेंट मतलब ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है जो मतलब करती ना हो। और हैंडबॉल की हमारी मैं बात करूंगा, मेरे जो मेरे साथी है बड़े पुराने, आज मेरी 12वीं बटालियन को कमांड करते हैं वहां पे, मतलब सीओ साहब है। और मेरे जो मेरा साथी, मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ में मतलब खेलता था हैंडबॉल, मनोज, वो आज 12वीं बटालियन का सूबेदार मेजर है। और ग्रेट। एक सूबेदार उमाराम चौधरी है, और मिस्टर रमेश है, और बहुत सारे दोस्त हैं सर मेरे, मतलब जो आज 12 गार्ड में मतलब कार्यरत है। और एक लड़का रविंदर, मतलब मेरे ही मतलब साथी है, मेरा जूनियर है, वो अभी मतलब रिटायर आ चुका है। और वो हैंडबॉल बहुत अच्छा खेलता था। तो 12वीं बटालियन ने सर बहुत बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं। और हैंडबॉल के तो सर 12वीं बटालियन मतलब हर ट्रॉफी उठाती थी। मैं खुद हैंडबॉल खेलता था। तो अल्टीमेट मैं सलूट करता हूँ मतलब अपनी पलटन को। जय हिंद, जय भारत। सर आप आर्मी में चले गए, पर उसके बाद आर्चरी में कैसे आ गए? आपको आर्चरी में आना कैसा हुआ सर? सर मैंने आर्मी में मतलब रहते रहते बहुत मेहनत की। और आर्मी में रहते रहते मैंने आर्चरी ज्वाइन की। मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ आपके मतलब चैनल के माध्यम से कि आपने क्वेश्चन भी किया और मैं आर्चरी में कैसे आया। मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा कर्नल मोहन का। कर्नल मोहन जी 12वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर होते थे। तो जी। उन्होंने मुझे मतलब बुलाया एक दिन, क्योंकि मैं पलटन में मतलब होनहार जवानों में मेरी गिनती होती थी। और मुझे बहुत मतलब मैं स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल था। सारे स्पोर्ट्स में खेलता था। ऐसा कोई जी। स्पोर्ट्स नहीं था जो मैं खेलता ना हूँ। तो ओके। मुझे बहुत ही मतलब अपने आप पे प्राउड भी होता था कि यार तुम सारे स्पोर्ट्स खेलता है। बट उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और उन्होंने मुझे समझाया कि कुलदीप आप एक गेम करो। और ओके। वो दिन था सर, आज का दिन है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक गेम करो, और उन्होंने ही मुझे आर्चरी में भेजा। तो मैं भटिंडा गया। और भटिंडा से मतलब हम भटिंडा में 19 गार्ड में रह करके, और वहाँ पे अभोर एक सेंटर था, वहाँ पे हिम्मत चौहान जी हमारे कोच थे। हिम्मत जी। चौहान जी के अंडर वहाँ पे जाके हम आर्चरी करते थे। तो सर ये मैं कर्नल मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे मतलब आर्चरी में भेजा। और उन्होंने, उनका एक विश्वास था मेरे पर, उन्होंने मुझे कहा कि कुलदीप आप मेहनत करना, बहुत ऊंचाई तक जाओगे। जी। तो वो जी। आज मतलब उनकी बातें मुझे याद आती है। जब जब मैं देश के लिए कुछ बड़ा करता हूँ, देश के लिए मतलब पैरालंपिक जैसे इवेंट और एशियन गेम, आपको मैं बताऊं कि मतलब बहुत सारे, ऐसा वर्ल्ड में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैंने एज ए कोच देश को मेडल ना दिलाया हो। और ग्रेट। जब जब मैंने मेडल जीता है, जब जब मैंने मतलब कर्नल मोहन को याद किया है। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, जब आपने 12 साल सर्व भी करा आर्मी में, हाउ यू डिसाइडेड कि मेरे को अपना रिटायरमेंट लेनी है और मुझे जिंदगी में कुछ अलग करना है? तो वो कुछ अलग करना क्या था, और वो रिटायरमेंट क्यों ली? सर मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया, मैंने ना रिजाइन कर दिया था। ओके। मैंने 12 साल नौकरी किया था, मतलब आर्मी का 12 साल सर्विस किया। और 12 साल जब मैंने करने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, मतलब आर्मी में नौकरी करना अभी मेरे लिए और ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे आर्चर बनाने थे देश के लिए। और आप जानते हैं कि किसी भी आप जॉब में रहते हुए आप ऐसा मतलब कोचिंग या मतलब दूसरा कुछ एक अपना काम नहीं कर सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मतलब आर्मी रिजाइन करके, और मेरा जो लक्ष्य है, जो मैंने मतलब एक मेरे ड्रीम थी, एक मेरा सपना था कि मैं देश को ओलंपिक मेडल दिलाऊंगा। तो मैंने अपने ही गांव सन 2008 में एक जी। एकेडमी की स्थापना की, वेदवान आर्चरी एकेडमी। मेरा जी। गांव है धनोरा टीकरी, जो बागपत में स्थित है, उत्तर प्रदेश। वहां जी। पे मैंने सन 2008 में एक वेदवान आर्चरी के एकेडमी की स्थापना की। और उस एकेडमी से मैंने ढेरों बच्चे मतलब नेशनल और इंटरनेशनल मतलब उन बच्चों ने मेडल दिए। आज नियर अबाउट मेरे 40-45 बच्चे इंडियन आर्मी में हैं, जो जस्ट ग्रेट। बिकॉज ऑफ आर्चरी लगे हैं।
और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे मधु वेदवान है, शेखर वेदवान है, कनक वेदवान है। जिन बच्चों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सब मेरे मतलब इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। और ये कई बच्चे मेरे रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी है, ज्योति बालियान है, उसी एकेडमी से निकली है, जिसने 2014 एशियन गेम, 2018 एशियन गेम, 2022 एशियन गेम, मतलब वो लड़की ये 3 पैरा एशियन गेम खेली है। और 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में भी वो लड़की खेली है, और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है। तो वहां से बहुत बच्चे मेरे मेडलिस्ट निकले हैं। इवन मैं बात करूं, ज्योति बालियान रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी है, रितिका वेदवान रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी है। और अभी हाल ही में ही आपको पता है कि मेरे 2 बच्चे अर्जुन अवार्डी है, अच्छा। जो दोनों ही JNK से हैं। ग्रेट सर। सर, आर्मी में रहते हुए आपको ऐसा क्यों ट्रिगर करा कि मुझे अब कोचिंग करनी है, मुझे आर्मी नहीं करना, ऐसा क्या हुआ? और वो मूवमेंट क्या था सर? वो मूवमेंट था एक्चुअली, एक ऑफिसर थे मेरे सीनियर। वो बोलते हैं कि मतलब अभी आप गेम नहीं कर पाओगे, आप गेम नहीं कर सकते। ओके। तो उन्होंने मुझे मतलब मेरी पलटन भेज दिया, मेरी रेजिमेंट भेज दिया, बोला आप ओके। गेम नहीं कर सकते अभी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ओके। कि मतलब एक बंदा एक ऐसे कैसे बोल सकता है, जबकि मैं बहुत जुनूनी बंदा था, और आज भी बहुत जुनूनी हूँ। और जी। मैंने जो ठान लिया मैंने वो करके दिखाया है। जी। तो मैंने ठाना कि मैं नेशनल मेडल लूंगा। ओके। अपने आप को मैंने चैलेंज किया। सन 2009 की बात है, जब 6 महीने पहले मैंने ओपनली अनाउंस किया और अपने दोस्तों को बताया, अपने आप को बताया कि कुलदीप अपकमिंग नेशनल में मेडल लेना है। जी। तो सर सन 2009 की बात है, और ये नेशनल पुणे में हुआ था। जी। और मैं पुणे में ही रहता था, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। और जी। वहां पे इंडिया का नहीं, मैं एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट बताऊंगा, क्योंकि वहीं से देखो नीरज चोपड़ा ने आज ओलंपिक मेडल दिया है। जी। और नीरज चोपड़ा के नाम से वहां पे जो एथलेटिक स्टेडियम है, उसको नीरज चोपड़ा के नाम से वो स्टेडियम मतलब उसका नाम रखा गया है। जी। तो मैं वहीं पे ट्रेनिंग करता था, और वहीं पे मैंने ठाना और अपने आप को चैलेंज दिया, अपने दोस्तों को बोला, और मैंने सर नेशनल में गोल्ड मेडल लिया। वहां ग्रेट। पे मैं 90 मीटर पे गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और जब मेरे साथ में ऐसे हुआ कि मुझे पलटन भेज दिया गया, तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर होते थे, उन्होंने मेरे पर बहुत बिलीव किया। मैंने उनको बोला कि सर मैं मतलब अच्छा करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल मेडल जीतना चाहता हूँ। मैं उसी दौरान फिर एशियन ओपन चैंपियनशिप थी म्यांमार में, वहां पे मैं गया। और वहां पे मैंने मतलब 2 मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल मैंने मतलब वहां पे देश को दिलाए, इंटरनेशनल मेडल। और फिर सर मैंने ठाना, क्योंकि मुझे उसकी मतलब जो ऑफिसर थे उनकी बात मतलब चुभ गई, अगर मुझे जी। कुछ करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो जी। मैंने सर ये यू टर्न लिया, मैंने रिजाइन किया। और रिजाइन करने के बाद में मतलब मैं अपने गांव में एकेडमी की स्थापना की। और स्थापना तो मैं पहले ही कर चुका था, और एकेडमी को मैंने विधिवत तरीके से चलाया। और वहां पे फिर सर मैंने लाइन लगा दिया मेडलिस्ट की। एक बार की बात है, मैं बिल्कुल। शेयर करूंगा कि आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में ट्रायल होता है सर, सर्विसेज का। सर्विसेज क्या होता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जी। तीनों मतलब जो हमारी भारतीय थल सेना, जल सेना और नौसेना है, इन तीनों का ट्रायल होता है जब एक सर्विसेज टीम बनता है। तो जी। एक आश्चर्यजनक आपके साथ में मतलब बात मतलब बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपको भी सुन करके आश्चर्य होगा, और लोग जो सुनेंगे उनको भी आश्चर्य होगा। सन आई थिंक 2012 की बात है, जब सर्विसेज की जूनियर टीम बनी। जी। तो रिकव रिकव कैटेगरी में, हमारे आर्चरी में 3 कैटेगरी होती है, रिकव, कंपाउंड और इंडियन राउंड। जी। तो जब कमांडेंट साहब का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में पूरी टीम खड़ी होती है, तो जब सभी बच्चे मतलब इंटरव्यू के दौरान आप अपना नाम बता करके इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं कंपाउंड डिवीजन का कनक वेदवान, शेखर वेदवान, फलाना वेदवान, शिवम वेदवान, सब, मैं आपको बताऊं कि सर सर्विसेज टीम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिकव कंपाउंड में सारे 8 के 8 बच्चे वेदवान थे। वाह। तो वो सारे मेरे गांव के बच्चे। तो ये बात सुन करके कमांडेंट साहब ने क्वेश्चन किया, जो वहां पे कोच थे सर्विसेज के, उनको पूछा यार ये वेदवान क्या है? बोला सर ये एक टाइटल है, मतलब एक गोत्र के बच्चे हैं, एक गांव के बच्चे हैं। और हमारे यहीं पे हमारी सर्विसेज की टीम में, हमारे आर्मी में ये कोच हमारे मतलब खिलाड़ी होते थे।
जो अभी आर्मी से मतलब रिजाइन कर चुके हैं, अभी अपने गांव में एकेडमी चलाते हैं। और वो उन्होंने एकेडमी खोली थी, वो भी यहाँ एएसआई में प्लेयर थे। प्लेयर थे। और वो मतलब अभी एकेडमी में कुलदीप वेदवान, मतलब वो यहाँ से अभी आर्मी से मतलब जाने के बाद में उन्होंने एकेडमी खोला है। और उसी एकेडमी के सारे बच्चे हैं, उसी गांव के सारे बच्चे हैं। तो कमांडेंट जो वहां के थे, उन्होंने खुशी मतलब इतनी खुशी हुई उनको कि हमारी आर्मी से एक जवान जा करके इतनी मेहनत की। और ग्रेट। आर्मी की सर्विसेज मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स की मतलब टीम में आठों के आठों बच्चे मतलब अपने घुसा दिए। ग्रेट तो सर। उन्होंने सर 20,000 रुपये हमारी एकेडमी को भेजा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये 2012 की बात है। ग्रेट ग्रेट। सर मेरे यहाँ तक है कि आर्चरी बहुत कॉस्टली गेम है। पर जब आप आर्मी से रिटायरमेंट ली, रिजाइन दिया, आप वापस गए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपने कैसे करी? वो अपने सारी टीम कैसे बनाई? वो कैसी स्टोरी है सर? वो थोड़ा बताइए। और वो है मोटिवेशन। मैंने मतलब गांव में आपको पता है किसान लोग हैं, गरीब जी। लोग हैं, मजदूर लोग बिल्कुल। हैं, मेहनती लोग हैं। तो मैं अपने गांव पहुंचा। और वहां पे एक ना पंचायत थी, क्षेत्रीय पंचायत थी, जो गन्ने को लेकर हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ पे सर जो बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये जो एरिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये गन्ने के नाम से बड़ा फेमस है सर। वहां पे बिल्कुल। गन्ने की पैदावार बहुत होती है। तो वहां सर गन्ने को लेके एक पंचायत थी। और 2008 की बात है ये, मैं आपको बताऊं। गन्ने की पंचायत थी। और उस टाइम बीजिंग ओलंपिक में मेडल आया था, जहां पर अभिनव बिंद्रा ने जी, गोल्ड गोल्ड मेडल में। लेकर के इतिहास रचा था। जी। उसी टाइम मतलब हमारे यहाँ एक पंचायत चल रही थी, तो उस पंचायत में मैंने जाकर के पंचायत को संबोधित किया, जी। पंचायत को बताया। पहले तो मैंने अपने बारे में बताया कि भाई मैं एक नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट एथलीट हूँ। और हमारे गांव में ही, हमारे क्षेत्र में ही मैंने एक एकेडमी की स्थापना की है। तो मैं यहाँ पे अपने माध्यम से, अपने गांव के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात पूरे क्षेत्र में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर आकर के आर्चरी का लाभ उठा सके। और जी। उसी टाइम मैंने जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग, जी। और अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रचा था, तो वो जी। बातें मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरे देश में चारों कोनों में फैली हुई थी। तो जी। सब लोगों के मतलब पूरा मन में ये था कि नहीं भाई, ओलंपिक में मतलब मेडल जीता है, तो देश में एक रुझान था। जी। तो उस टाइम की बात है कि मैंने बच्चों को वहां पे, और गांव के बुजुर्गों को वहां पे, युवाओं को उस पंचायत के माध्यम से मोटिवेट किया। और उसके बाद में वहां पे एकेडमी में मतलब बहुत सारे बच्चे आए, और मैंने एकेडमी में जो भी बच्चे आए उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया, उनको बताया कि इसके लाभ क्या है, आपका बच्चा कहाँ तक पहुंच सकता है, एक एकेडमी से लेकर के, गांव से लेकर के ओलंपिक तक की रेस कैसे मतलब आपका बच्चा नाप सकता है। तो वो मैंने मोटिवेट किया। और गांव के लोगों ने मतलब पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को कंपाउंड, रिकव, इंडियन बो, मतलब जो भी बच्चों को इक्विपमेंट की जरूरत थी, गरीब लोगों ने मतलब किसानों ने अपना पैसा मतलब लोन उठा करके, एक दूसरे से उधार लेकर के मतलब बच्चों को अपना इक्विपमेंट दिलाने का काम किया। और मेरे ऊपर विश्वास जताया, और उनके विश्वास आज ओलंपिक तक मेडल दिलाने का काम किया है। ग्रेट 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 सर। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर आपकी। सर आपके गांव से जम्मू कश्मीर का सफर कैसे शुरू हुआ, और श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक और आप कैसे पहुंचे, और आगे की स्टोरी बाद में, ये तक बताइए सर आप। मैं सर इतना बताऊंगा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। ये भी मैं 2016 पौंडीचेरी में था। मैंने 7 साल पौंडीचेरी में काम किया। जी। मैंने देखा कि पौंडीचेरी में आर्चरी नहीं होता है। तो मैं जी। पौंडीचेरी पहुंच गया। भाषा, ओके। लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट। वहां पे लोग तमिल बोलते हैं, इंग्लिश जी। बोलते हैं, मैक्सिमम जी। लोग दे आर स्पीकिंग ओनली तमिल। और जी। मेरे लिए तो तमिल सर मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज था। इवन मैंने बिल्कुल। कभी, हाँ, बात नहीं किया ना कभी सुना। इवन मैं जब आर्मी में था, मेरे तमिल बहुत सारे फ्रेंड थे, बट वो सब हिंदी में बात करते थे। मैं गया सर, वहाँ लैंग्वेज को फेस किया। मैंने वहाँ पे एक अशोका आर्चरी एकेडमी की स्थापना की। और अशोका आर्चरी एकेडमी की स्थापना करके पुंडीचेरी यूटी को मतलब एक नया गेम दिया। और
पौंडीचेरी में वो पहला एकेडमी था, और पौंडीचेरी को मैंने पहला इंटरनेशनल मेडल दिया, पहला नेशनल ग्रेट। मेडल दिया। और आज वहां पे ढेरों एकेडमीज है, ढेरों बच्चे वहां पे नेशनल मेडलिस्ट है, ढेरों इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। और वहां पे जो भी बच्चे एकेडमी चलाते हैं वो सारे मेरे ही स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको बात बताऊंगा, 2017 में जुलाई में यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अजीत कुमार साहू होते थे। जी। उन्होंने, अभी वो दिल्ली में कार्यरत है, एक आईएएस ऑफिसर है, और वो खुद एक नेशनल प्लेयर रहे हैं आर्चरी के। बहुत ओके। अच्छा वो खेलते थे अपने टाइम में। तो उन्होंने सर मुझे यहाँ पे बुलाया, और हमारे संजीव जी होते है, हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है। तो संजीव जी के माध्यम से उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और संजीव जी ने मुझे बताया कि श्री माता वैष्णो देवी में वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, और वहाँ पे अगर आप आर्चरी कराएंगे कुलदीप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहाँ पे आप, क्योंकि एक इंफ्रा है, एक वहाँ पे जी। एक डिपार्टमेंट है। तो मैंने जी। संजीव जी की बात को सुना। साहू जी से मेरी, अजीत साहू जी से मेरी बात हुई, जो श्राइन जी। बोर्ड सीईओ थे। जी। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 महीने आइए कोच साहब, आकर के देखिए, आपको अच्छा लगा तो ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं सर वहां से अजीत साहू साहब की और श्री संजीव जी की बात सुन करके मैं यहाँ पे आया। 2 महीने मैंने यहाँ पे काम किया, देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं श्री माता वैष्णो देवी जो स्टेडियम है, जो श्राइन बोर्ड है, और माता का यहाँ पे एक स्पेशल आशीर्वाद है, उसके जी। माध्यम से देश को ओलंपिक मेडल दे सकता हूँ। क्योंकि सर ये मानना पड़ेगा, ये सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट, क्योंकि आर्चरी बहुत कॉस्टली गेम है, जी। गरीब लोग इसको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज आपको अगर इक्विपमेंट चाहिए तो 5 लाख रुपए का है, कैसे सर जी। गरीब का बच्चा खरीदेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल। श्री माता वैष्णो देवी के माध्यम से, मतलब हमने यहाँ पे एक श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी की स्थापना की। और 2017 का दिन था और आज का दिन है, और यहाँ पे हमने सर नियर अबाउट 60 इंटरनेशनल मेडल, 2 अर्जुन अवार्ड और एक पैरालंपिक मेडल, मतलब 7 सालों में हमने दिया। और मैं आपको, मतलब यहीं पे, ये पहला अर्जुन अवार्ड जेएंडके जी। को 2023 में दिलाया, दूसरा अर्जुन अवार्ड बैक टू बैक जेएंडके बिल्कुल। को 2024 में दिलाया। यही मैं माता आपसे का क्वेश्चन। आशीर्वाद है, मैं धन्यवाद करूंगा श्राइन बोर्ड का, जी। और माता माता रानी का। सर मैं राकेश सर का इंटरव्यू लिया, आपके स्टूडेंट हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर ने आप में क्या देखा जो आपको आर्चरी में लाए। तो सर कहते हैं उन्होंने तो आपसे कभी नहीं पूछा। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने राकेश सर में ऐसा क्या देखा कि आपने कहा हाँ जी आ जाओ हम आर्चरी करते हैं। और जैसे वो मुझे बता रहे थे कि आपने उनको बोला आप टोक्यो खेलोगे, वो खेले। आपने कहा आपका मेडल आएगा, वो कहते हैं हाँ जी मेडल आ गया। आपने उनको बोला आपका अर्जुन अवार्ड मिलेगा, वो भी हो गया। ऐसे क्या चीजें हैं कुलदीप सर में जो हर चीज सेंस कर लेते हैं, और आपने उनमें क्या देखा? सर मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ, और जब राकेश को मैंने देखा, तो मैं एक्चुअली, हमारा एक हॉस्पिटल है श्री माता वैष्णो देवी का, जो नारायणा जी। हॉस्पिटल है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है हमारे स्टेडियम से। तो वहां पे मैं एक बार जनरल चेकअप के लिए, अपनी बॉडी जनरल चेकअप के लिए जा रहा था। तो राकेश का गांव ऑन द रोड पड़ता है, कुंदरोड़िया गांव, जो जी। रेलवे स्टेशन कटरा के बिल्कुल पीछे की तरफ स्थित है। जी। तो वहां पे मैंने राकेश को व्हील चेयर पे बैठे हुए बिल्कुल रोड पे देखा। और मैं, मतलब अपना कार खड़ा कर करके जब दूर से ही राकेश को देखा, कि भाई एक बिल्कुल जवान लड़का, 30 साल का लड़का, और बिल्कुल मतलब उसकी, मतलब बाजुएं देख करके मुझे लगा कि मतलब इसमें एक हाथी जितना बल है। क्योंकि उसका, ओके। आपने देखा होगा, राकेश की जो बाजुएं है, राकेश का जो मतलब सीना है, 56 इंच का सीना है उसका। तो उसको देख करके मुझे वो फीलिंग आई कि ये लड़का देश को पैरा ओलंपिक में मेडल दिलाएगा, ये लड़का देश जे को अर्जुन अवार्ड दिलाएगा। तो मुझे वहीं पे, मतलब वो गट्स फीलिंग आ गया था। फिर मैंने वो फीलिंग के साथ में जाकर राकेश को मोटिवेट किया, अपना इंट्रोडक्शन किया। मैंने बताया कि बेटे मैं कोच हूँ, और श्री माता वैष्णो देवी में कार्यरत हूँ, और आप ये स्पोर्ट्स कर सकते हो, तीरंदाजी कर सकते हो, आप एक बार स्टेडियम आओ। तो राकेश को सुन करके बड़ा, मतलब आश्चर्य सा हुआ, क्या सर मैं कर सकता हूँ मैं? हाँ। बट राकेश बोला सर मैं, मतलब बहुत गरीब हूँ। मैं, बेटे गरीब और अमीर कुछ नहीं होता, जब तुम, मैंने बोला है तुम करेगा, और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो तुम देखना कहाँ तक पहुंचेगा। जी। तो वो दिन था सर, आज का दिन है। और राकेश जी। आज, जो जो मैंने उसको बोला, मैंने इसको फर्स्ट डे ही बोल के आ गया था कि बेटे तू ओलंपिक मेडल लाएगा। जी। सही। तो जी। वो दिन था सर, आज का दिन है।
और राकेश को मैं बताऊं सर, आज तक मैंने अपने मतलब स्पोर्ट्स कैरियर में, मेरे कोचिंग कैरियर में आज तक इतना लॉयल स्टूडेंट नहीं देखा। मतलब जी उसके लिए मेरे बोले हुए शब्द पत्थर पर लकीर है। क्योंकि राकेश जब उसकी शादी थी, शादी के दिन भी वो 300 तीर चला के गया था। बिल्कुल, ये उन्होंने बताया, बिल्कुल। जी जी। सर, एक और हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी प्लेयर शीतल देवी। सर, मतलब आज वर्ल्ड में नाम है उनका। उनसे कैसे आपने उनको कैसे मोटिवेट करा, वो उनको कैसे डायरेक्शन दी, सर इस बारे में बताइए सर। शीतल देवी की सिर्फ बात करेंगे हम। शीतल देवी के लिए मुझे फोन आया बेंगलोर से। बेंगलोर में एक प्रीति रॉय है, जो जर्नलिस्ट है और स्टोरी टेलर है। और उन्होंने मुझे फोन किया कि सर आपके यहाँ हमने देखा है एक लड़की है किश्तवाड़ में, जी और वो लड़की 13-14 साल की है, उसको दोनों हाथ नहीं है, क्या जी। आप उसको आर्चरी सिखा सकते हैं? तो मैंने उनकी फोन कॉल पे ही बोला कि मैम, आपको मेरा नंबर किसने दिया? तो उन्होंने बोला कि सर आप, मेरा नंबर गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन की सीईओ दीप्ति भूपति जी ने दिया। और उन्होंने बताया, अगर कोई कोच है और उसको तीरंदाजी करा सकता है, वो जेएनके में ही है, कोच कुलदीप वेदवान है। तो मैं मतलब सुन करके मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, बड़ा खुशी हुआ कि मतलब दीप्ति भूपति जी का मतलब मेरे ऊपर जो विश्वास है। क्योंकि दीप्ति भूपति जी जो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, वो पैरा और एबल एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। और ओके। बहुत मतलब बड़ा फाउंडेशन है गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो उन्होंने मतलब मुझे सजेस्ट किया, मतलब प्रीति रॉय को। और प्रीति रॉय का मेरे पास कॉल आया, और मैंने उनको कॉल पे ही उनको तुरंत बोल दिया कि आप बच्ची को मेरे पास भेज दो, बाकी मैं सिखा लूंगा, वो मेरा काम है। तो उन्होंने एक जूम के माध्यम से वॉइस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक वॉइस मीटिंग कराई मेरी उसके साथ में। उसके मम्मी पापा और एक वहाँ पे आर्मी की यूनिट है, आर्मी की यूनिट के माध्यम से, क्योंकि शीतल का गांव बहुत ही पहाड़ के ऊपर है, बहुत ही मतलब एक ट्राइबल एरिया है। तो वहाँ पे क्या है, इंटरनेट का ऐसा फैसिलिटीज नहीं था। तो उसको वहाँ पे आर्मी की यूनिट में बुलाया गया, और वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके माध्यम से मतलब एक मीटिंग हुई। तो उन्होंने मीटिंग कराया, और शीतल को मैंने वहां पे मतलब बोला कि बेटे तुम आर्चरी कर सकती है, और डेफिनेटली कर सकती है। और मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा, मैं, तुम क्या पढ़ती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो बोलती सर मैं 9th में पढ़ती हूँ। मैं, तुम्हारे टीचर साइंस टीचर है, तुम्हारे मैथ टीचर है, हिंदी टीचर है? बोली हाँ सर सब है। मैं, किसी टीचर ने तुम्हें, साइंस टीचर ने ये बोला कि मैं तुम्हें साइंटिस्ट बना दूंगा? बोली नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं बोला। मैं, बेटे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जूम के माध्यम से, तुम बहुत दूर बैठी है मेरे से, यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर बैठी है, बट मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको सुन लेना, लिख लेना, मन में लिख लेना, डायरी में लिख लेना। मैं कोच हूँ तीरंदाजी का, और तुम्हें इंटरनेशनल मेडलिस्ट बना दूंगा अगर तुम मेरे पास आई। तो सर वो दिन था, और आज का दिन है, और कि शीतल देवी ने इतिहास पर इतिहास रच दिया। बिल्कुल शीतल देवी ने मतलब इंडिया की पहली यंगेस्ट आर्चर बनी, जो बहुत ही कम समय में, आज तक मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आज तक इतने छोटे समय में किसी ने अर्जुन अवार्ड नहीं लिया। छोटा समय बिल्कुल। मतलब तीरंदाजी शुरू किए हुए 2 साल हुआ है, और विद इन 2 ईयर अर्जुन अवार्ड ले लिया। एशियन गेम में मतलब 3-3 मेडलों की हैट्रिक लगा दी। और शीतल देवी ने तीरंदाजी गेम को हर घर, हर घर हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज हर घर में तीरंदाजी को जाना जाता है, और पूरे वर्ल्ड में तीरंदाजी को मतलब शीतल देवी ने पहुंचाया है। आज पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत बड़ा नाम है, और जी। ये कोच कुलदीप वेदवान ने अपनी मेहनत से साबित करके दिखाया है। नो तो डाउट मुझे सर। मतलब ये सब माता रानी का आशीर्वाद है। और मैं माता रानी को सुबह उठते ही जब मैं घर से निकलता हूँ, बिल्कुल त्रिकुटा पर्वत पे माता रानी के बिल्कुल दर्शन होते हैं, मैं हाथ जोड़ के निकलता हूँ। और बस ये माता रानी अपना ब्लेसिंग ऐसे ही मेरे पर बनाए रखे। सर, जब इनका क्वालिफाई मैच होता है, आप वहां पे देखिए, इनको 10 on 10 ये एरो करते हैं। सर, इसके पीछे रीजन क्या है? और जब इनको, जैसे ही इनको एरो छूटा, और कुलदीप सर की बाजू ऊपर हो जाती है कि हाँ डन हो गया। ये क्या रीजन है इसके पीछे? क्या क्या ट्रिक है? आप क्या सिखाते हो सर?
सर ये सीक्रेट भी नहीं है, बट मैं चाहूंगा आपके, चलो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इसको मतलब सीक्रेट नहीं रखूंगा। सर जब मैं ट्रेनिंग कराता हूं तो ट्रेनिंग मैं ऐसे कराता हूं बच्चों को, उनको मैं बोलता हूं कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो एक इवेंट है, वो एक कंपटीशन है। दैट इज ए नॉट ए प्रैक्टिस, दैट इज ए इवेंट, दैट इज ए आपका वो ओलंपिक राउंड है, आपका वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, आपका वो ओलंपिक इवेंट है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, सो फील यू आर एट कंपटीशन फील्ड। डोंट थिंक कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने उनको यही बोलता हूं कि आप मुझे बताओ कि आप कंपटीशन में क्या किससे बात करते हो? क्या आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हो? तो वाई यू पीपल आर यूजिंग योर मोबाइल फोन वाइल प्रैक्टिस? तो आप कंपटीशन को, आप प्रैक्टिस को कंपटीशन की तरह खेले। इवन मेरा आर्चर सुबह 4 बजे उठ करके और शाम को 6 बजे तक जो भी एक्टिविटी करता है वो एक इवेंट की तरह करता है। उसके दिमाग में होता है कि मैं एक इवेंट में हूं, मैं एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। चाहे वो फिजिकल करो, चाहे वो आर्चरी की प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करे, चाहे वो मैच खेले या टीम मैच खेले या मिक्स टीम मैच खेले, कोई भी प्रैक्टिस करता है, कोई भी ट्रेनिंग करता है, मेरे सारे ही आर्चर फ्रॉम बेसिक से अप टू इलीट लेवल, सबके माइंड सेट एक जैसा होता है कि आपको कंपटीशन में खेल रहे हो, आप कंपटीशन में खड़े हो और आपको 10 ही मारना है, आपको एक्स ही एग्जीक्यूट करना है। तो तीर निकलने से पहले ही मेरा बाजू ऊपर उठता है। तो वो इसीलिए सर वो कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास है, ये यही कारण है। श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या आर्चरी डिपार्टमेंट के गोल्स क्या हैं? कुलदीप सर के आने वाले गोल्स क्या हैं? वो आर्चरी को कहाँ देखना चाहते हैं सर? सर मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज कुमार सिन्हा जी, हमारे सीईओ, श्राइन बोर्ड सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी, और हमारे जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं सबको, और बोर्ड को। क्योंकि एक स्पोर्ट्स का मतलब स्टेडियम, एक टेम्पल ट्रस्ट होते हुए, हमारे देश में बहुत टेम्पल ट्रस्ट है, आपको जी मतलब ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पूरा जी देश जानता है। लेकिन जो माता वैष्णो देवी टेम्पल ट्रस्ट है वो एक अपने आप में अनोखा कार्य करता है, देश को, समाज को एक नई नई चीजें मतलब अपनी तरफ से बोर्ड के माध्यम से प्रदान करता है। और आप देखेंगे कि श्री माता वैष्णो देवी मतलब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम होते हैं, और उसमें से वन ऑफ द आर्चरी एक स्पोर्ट्स है जहाँ पे मतलब ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स है सर, और हमारे बोर्ड का विजन यही है कि हम देश को मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मेडल दे। और अपने मतलब मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा क्योंकि स्पोर्ट्स कोच हूँ, और क्योंकि यहाँ पे हम मतलब आपको पता है कि हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग कॉलेज है, और गुरुकुल है, बहुत सारी जी मतलब यहाँ पे श्राइन बोर्ड के माध्यम से सेवाएं है जो पब्लिक के लिए है। और यहाँ पे पूरे देश भर के बच्चे यहाँ पे आते हैं, ऐसे नहीं है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं। यहाँ पे जी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हमारी जो एकेडमी है, जो श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे देश भर से बच्चे हैं। तो यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश के बच्चे भी है, हरियाणा के बच्चे भी है, तमिलनाडु के बच्चे भी है, नागालैंड के बच्चे भी है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। तो इतिहास हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों ने, युवाओं ने रचा है। आप देखेंगे आज हमारा जम्मू कश्मीर का बच्चा देश में, विदेश में लोहा मनवा रहा है। आप राकेश कुमार की बात करो, अब राकेश का जो मैंने बताया, जो उसका जो बाहुबल है, जो उसका मतलब उसकी जो मैंने भुजाओं में जो बल देखा था वो 2017 में, उसको उसने प्रूव करके दिखाया है। बिल्कुल आज उसने पैरालंपिक में मेडल, ऐसा कोई वर्ल्ड में कोई मेडल नहीं है जो राकेश कुमार ने जीता ना हो। बिल्कुल। बस अभी एक ही जगह है कि हमें गोल्ड मेडल जीतना है। तो अगला लक्ष्य जो राकेश को लेकर के मुझे है, वो हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे। अभी हम बात करेंगे पायल नाग है, शीतल, शीतल ने तो मतलब उसको तो पूरा वर्ल्ड ही जानता है, और आपने देखा जी शीतल ने भी अपने आप को वर्ल्ड के सामने प्रूव करके प्रूव दिखाया है। किया। तो मेरे नए नए आर्चर आ रहे हैं निकल के, जो मतलब अपने आप को वर्ल्ड में प्रूव करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट।
सर, अगर किसी ने आप तक पहुंचना हो, श्री माता वैष्णो देवी में आके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आके आर्चरी सीखनी हो, तो वो कैसे शुरुआत करे, कैसे पहुंचे, और इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं, और एक अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर बनने की शुरुआत कैसे होती है, सर इस बारे में बताइए। सर हमारे यहाँ पे मुझे रोज मतलब एक दो फोन कॉल्स आते हैं पूरे देश भर से। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया कि मतलब कैसे यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, मतलब श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी जी। एकेडमी में मतलब आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सर एक बच्चे मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है, एक मतलब हमें पहले एक ईमेल करेंगे अपना पूरा इंट्रोडक्शन, कहाँ से बच्चा है, क्या करता है, किस कैटेगरी में है, क्यों यहाँ पे आना चाहता है, उसका ड्रीम क्या है नहीं। तो वो हमें मेल करेगा, उसको वो हम उसकी मेल अपने डिपार्टमेंट में मतलब अपने ऑफिस में उसको भेजते हैं, और फिर हम अपने प्रॉपर ऑफिस से उसको अप्रूव कराते हैं। और बच्चों को फिर यहाँ पे ला करके उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसको हम फिर यहाँ पे एक फॉर्म भरते हैं, उसका पूरा मतलब जो सर्टिफिकेट्स है वो सब लगा करके, और उसका एक टैलेंट स्काउटिंग करते हैं। क्योंकि सर बिना टैलेंट स्काउटिंग के मैं किसी बच्चे को नहीं रखता, क्योंकि मेन टैलेंट स्काउटिंग है। टैलेंट स्काउटिंग में अगर वो बच्चा पास होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चा अब देश को मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दिला सकता है, तभी हम उसको रखते हैं। अन्यथा हम ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं रखते। उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप बेटे, आप दूसरा गेम कर सकते हो, इस गेम में आपको डिफिकल्टी रहेगी। तो इस तरीके से सर हम मतलब कोशिश करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा, कोई कोच समझो कि किसी भी राज्य में बैठा हो, या देश के किसी भी कोने में बच्चा बैठा हो, तो मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है जो मैंने 2020 में बनाया था। उसमें मतलब मैं अपने यूट्यूब चैनल का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि उस चैनल पे 60 वीडियोज मैंने डाला है जो ओनली कोचिंग से रिलेटेड है। तो कोई भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो वहां पे जा करके मतलब आर्चरी विद कुलदीप वेदवान अगर खोजेगा यूट्यूब पे जा करके, तो वहां पे पूरा मैंने कोचिंग को धरातल पे उतारा है, एक वीडियो के माध्यम से, मतलब एक एक वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म पे दिया है, ताकि हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे कोचिस है, हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना कोच के ट्रेनिंग करते हैं, वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उनके पास में कोच नहीं है तो वो वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। लेकिन मेरा ये बिल्कुल कतई भी ये कहना नहीं है कि वो बिना कोच के कोई मतलब पार लग सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास में कोच नहीं है, तो वो वीडियो मतलब वहां पे हेल्पफुल हो सकता है, तो वो वीडियो वहां पे बच्चे यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, बिन गुरु गति नहीं। तो गुरु के बिना तो राइट। कुछ भी नहीं है। सर, क्या बिल्कुल। फीस स्ट्रक्चर है श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का? क्या क्या इक्विपमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा इस बारे में भी बताइए प्लीज। सर हम कोई फीस नहीं लेते यहाँ पे, मतलब हम बच्चे को इवन अकोमोडेशन एंड फूड एंड इक्विपमेंट और कोचिंग, एवरीथिंग सर हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट। और यहाँ पे बच्चे को मतलब, क्योंकि सर हमारा कोई भी मतलब यहाँ पे पैसे कमाने का कोई वो नहीं है श्री माता वैष्णो देवी का, कि नहीं हमें स्पोर्ट्स के माध्यम से, हमारे यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री सर्विस है सबको। और स्पेशली आर्चरी में यहाँ पे कोई भी मतलब बच्चा मतलब चाहे किसी भी स्टेट से है, और यहाँ पे चाहे लोकल बच्चा है, कोई भी मतलब इक्विपमेंट का हो या मतलब बच्चे को कोचिंग का हो, फूड का हो, अकोमोडेशन का हो, सब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के माध्यम से बिल्कुल मतलब फ्री प्रोवाइड किया जाता है। सर, आपके व्यक्तिगत जीवन में कौन कौन से सिद्धांत है जिनका आप पालन करते हैं? सर मैं मतलब अपने जीवन में मानता हूं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, जी। मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मैं लक वक को नहीं मानता हूं। ओके। मैं बिलीव करता हूं कि आप मेहनत ऐसे करो जैसे एक मंदिर के पुजारी सुबह उठ करके, सुबह भोर उठ करके, भोर मतलब बिल्कुल सुबह तड़के अर्ली 4 बजे मॉर्निंग। उठ करके, और वो कितनी शिद्दत से भगवान की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और वो यह कार्य प्रतिदिन करते हैं, डेली करते हैं। जी। तो मैं सर उन पुजारी से मतलब मैंने सीखा है कि क्यों ना हम भी अपना कार्य ऐसे ही करें। सुबह हम 4 बजे उठे, अपना जो भी हमारा ट्रेनिंग है, जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है, फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है, शूटिंग ट्रेनिंग है, वो सब हम उसी तरीके से करें और बहुत शिद्दत से करें।
मैं अपने काम को भगवान मानता हूं, और ये मानता हूं कि मेरा काम अगर मैं अच्छे से करूंगा तो इसी में भगवान है, और हर एक व्यक्ति में भगवान है। तो मेरा सिद्धांत है कि मैं अपनी मेहनत ईमानदारी से करूं, और अपनी मेहनत के प्रति बहुत लॉयल रहूं। यही मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि आप इतने लॉयल होकर मेहनत करो कि आपका कोच आपको अपने बच्चों की तरह समझे, वो डिफरेंशिएट ना करे। वो ये ना सोचे कि मेरे बच्चे अलग है, जो मेरे बच्चे हैं, और स्टूडेंट अलग है। मैं सर कभी भी लाइफ में अपने बच्चों से, मतलब मैं अधिक अपने स्टूडेंट्स को समझता हूँ। इवन मैं अपने, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा जी। है। अपने बच्चों से ज्यादा समय मैंने आज तक अपनी लाइफ में अपने स्टूडेंट्स को दिया है, और उनको कभी भी मैंने स्टूडेंट नहीं बोला। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मैं बच्चे ही बोलता हूँ, मेरे बच्चे। तो अपने बच्चों को भी सर, मैं अपने तीरंदाजों को भी यही सिखाता हूँ कि लॉयल्टी इस कदर रखो कि कामयाबी आपके कदम चूमे। क्योंकि अगर आपने अपने स्पोर्ट्स से लॉयल्टी कर लिया तो आपने अपने आप से लॉयल्टी कर लिया, क्योंकि अपने लॉयल्टी से, ईमानदारी से, वफादारी से अपने गेम को सीखा, मेहनत की। तो आप, जहां पर आज मेरे अन्य तीरंदाज जैसे राकेश, शीतल, ज्योति बालियान, साविज, मधु वेदवान, सहकर वेदवान, मेरे पास सर इतनी बड़ी गिनती है कि मैं सर यहाँ पे मतलब बहुत टाइम लग जाएगा मतलब बिल्कुल। गिनने में। बिल्कुल। मैंने 60 से ज्यादा मेडल 2017 से अब तक यहाँ दिए हैं। और मैं नहीं जानता सर, 2008 से जब से मैंने अपना कोचिंग कैरियर शुरू किया है और आज तक कितने नेशनल मेडल दिए हैं, मैं ये नहीं जानता हूँ। मैंने एक बुक भी लिखी है जो अभी मैं ओके। बहुत जल्दी पब्लिश करने वाला हूँ। ओके। उसमें मेरे सारे तीरंदाजों का जिक्र है, और जहां जहां मैंने देश में, मैंने विभिन्न राज्यों में जाकर के तीरंदाजी सिखाया। लेकिन हर एक राज्य में अपने तीरंदाजों को, अपने मतलब स्टूडेंट्स को मैंने यही सिखाया कि मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो, और इस कदर करो कि कामयाबी आपके कदम चूमे। तो बिल्कुल। यही सर मेरा मतलब सिद्धांत है। सर, जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा रहता है? आप अपने आर्चर्स की शुरुआत कैसे करते हैं? मॉर्निंग कैसे शुरू होती है और इवनिंग तक कैसा रहता है? उनकी डाइट क्या रहती है? इस बारे में थोड़ा आप गाइड करेंगे प्लीज। सर आज स्पोर्ट्स साइंस का जमाना है, जी। और मैं स्पोर्ट्स साइंस को बहुत तवज्जो देता हूँ। जी। क्योंकि सर आपने क्वेश्चन किया कि हम ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, हमारा शेड्यूल क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि स्पोर्ट्स साइंस, क्योंकि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पोर्ट्स साइंस के बिना हम ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकते। हमें बिल्कुल। लकीर के फकीर जो हम बनते हैं, मतलब ये जो वर्ड है, दैट इज अ कॉपी पेस्ट। मतलब उस चीजों से हमें बाहर निकल के आना होगा, हमें R&D करना होगा, जी। रिसर्च करना होगा स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, अपनी ट्रेनिंग को साइंटिफिक वे से नहीं कराएंगे, तो जब तक हम ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकते। और बिल्कुल। हम हिंदुस्तान में मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करके मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं, जब भी तो हमारे ओलंपिक मेडल नहीं है। और हम देश, हमारा देश 194 कंट्री में सबसे युवा कंट्री कहलाता है, सबसे युवा, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। लेकिन हमारे पास ओलंपिक मेडल कहाँ है सर? बिल्कुल। अभी 2021 ओलंपिक हुआ था, टोक्यो 2020, 7 मेडल थे ओलंपिक में, 19 मेडल थे पैरालंपिक में। और अभी हमारे सर रेशो डाउन हुआ है, 5 मेडल आए हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारे पास में टैलेंट स्काउटिंग नहीं है। तो सर स्पोर्ट्स साइंस को लेके चलना होगा। और मैं आपको बताऊंगा, मैं टॉपिक पे आता हूं, सॉरी। सुबह सर हम 4 बजे बच्चों को उठा देते हैं, 4 बजे बच्चे हमारे ग्राउंड पे होते हैं। और बच्चे 4 बजे फिजिकल ट्रेनिंग का जो सेशन है हमारा, वो 4 से और 5:30 बजे तक, 1.5 आवर, उसके इन बिटवीन मतलब रनिंग है, योगा एक्सरसाइज है, मेंटल ट्रेनिंग है, बहुत सारा एक्सरसाइज है, वो सारा बिल्कुल विधिवत तरीके से कराते हैं। फिर बच्चे इमेजिनरी ट्रेनिंग करते हैं सब फिजिकल के बाद में, विजुअलाइजेशन।
बैठ करके सब। उसके बाद वो करते हैं हमारे बच्चे 15 मिनट एवरी डे। देन अपने मतलब रूम को चले जाते हैं, जाकर के बच्चे फिर रेस्ट करते हैं 1 घंटा। उसके बाद में बच्चे नहाते धोते हैं, नहा धो करके ब्रेकफास्ट कर करके, ब्रेकफास्ट उनको श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी के माध्यम से एक न्यूट्रिशन फूड, जो एक बिल्कुल साइंटिफिक वे में जो एक बच्चे को एक न्यूट्रिशन फूड देना चाहिए, वो फूड हम यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और क्योंकि सर मैं साइंस की बात कर रहा हूँ और मैं बड़ा स्ट्रोंग हूँ इन चीजों में, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि इन चीजों के बिना हम नहीं कर सकते। हम खाली तीर चलाने से ही ओलंपिक मेडल नहीं लाएंगे। खाली तीर चलाया के पूरा दिन मेहनत किया, बट हमने हमारा मॉर्निंग का ट्रेनिंग मिस कर दिया, जो फिजिकल ट्रेनिंग है। हमने इवनिंग का जो सर्किट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, जिम ट्रेनिंग है, हमारे 3 सेशन होते हैं। तो हम हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे, मतलब नोट हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे देश में जो भिन्न भिन्न अकेडमीज है, तो वहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे अकेडमीज है, तो वहाँ पे शायद, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, शायद वहाँ पे एक ही सेशन होता है, ओनली बच्चे तीर चलाते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, मैं अपने मतलब माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स साइंस को इंक्लूड करें। आप पूरे सेशन कराए, तीनों सेशन कराए बच्चों को, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, देन मिड डे सेशन। तो तीनों सेशन में जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कराए। तो हमारे यहाँ सर बिल्कुल स्पोर्ट्स साइंस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। Great, सर। सर, अगर आपको भारतीय खेल प्रणाली में कोई परिवर्तन करना हो तो वो क्या रहेगा सर? अगर सर मैं भारतीय खेल प्रणाली में, अगर आप मतलब कहते हो मुझे कि मेरे माध्यम से कोई अगर परिवर्तन हो, तो वो हो सबसे बड़ा टैलेंट स्काउटिंग। हमारे देश में सर आज भी, मतलब देश चांद पर चला गया। जी। हमारे यहाँ आप देख रहे हो, चांद तक देश पहुंच रहा है। हर फील्ड में भारत नंबर 1 हो रहा है। हर जगह भारत आगे जा रहा है, लेकिन खेल में आज भी पिछड़ा हुआ है। वो कारण है टैलेंट स्काउटिंग। टैलेंट स्काउटिंग भी आज मतलब हमारे देश में नहीं है। क्योंकि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा सर, आज देश के किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ आप, किसी भी एकेडमी में चले जाओ, कोई भी बच्चा आया या कोई पेरेंट्स लेकर आया कोच के पास, सर एथलेटिक कराओ मेरे बच्चे को, ये भाला फेंकेगा। नीरज चोपड़ा को देख करके प्रेरित हो गए, भाला फेंकेगा। बट बच्चा वो भाला फेंक ही नहीं सकता। टैलेंट स्काउटिंग टैलेंट स्काउटिंग कहता है ये बच्चा भाला ही नहीं फेंक सकता, ये बच्चा स्विमिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। हम्म। बट वो पेरेंट्स और वो बच्चा भाला फेंकना चाहता है, हम्म। तो Right, ओलंपिक मेडल लाएगा वो बच्चा? नहीं लाएगा। कभी नहीं। हमारे यहाँ पे बच्चे आ जा रहे हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में आ गए। सर एक नीरज चोपड़ा आ गया, और नीरज चोपड़ा क्यों नहीं आया? आज तक हमारे देश में आप अगर बैडमिंटन की बात करो, तो वही 3-4 गिने चुने फेस है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बात करेंगे हॉकी की, आप बात करेंगे आ, फुटबॉल की, एक सुनील छेत्री, दूसरा सुनील छेत्री पैदा क्यों नहीं कर रहा देश? पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल। सर मैं लॉन्ग टेनिस की बात करूंगा, सानिया मिर्जा। उसके बाद में मुझे कोई एक फेमस प्लेयर बता दो। नहीं, मेरा क्यों क्वेश्चन नहीं? यही। क्योंकि टैलेंट दीपांक स्काउटिंग नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिन्होंने 1991 में ओलंपिक्स खेला, इंडिया में रिप्रेजेंट करा, उनका भी यही प्रश्न था कि हम ये सीरीज लगातार कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे। सर इसलिए नहीं करवा मतलब कर पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैलेंट स्काउटिंग नहीं है। और टैलेंट स्काउटिंग करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी। और शायद इसको देश में लोग देखें, पसंद करें, और मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस पर काम करे। जी। भारत सरकार अगर चाहे, तो सर इस माध्यम से देश में टैलेंट स्काउटिंग की एक लहर चला सकता है। वो क्या है, मैं मतलब अपने दिमाग से बता रहा हूं, मैं गलत हो हम्म। सकता हूं। बहुत जी। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं देश में, तो वो मुझे करेक्ट करे, इवन वो कुछ बनाए। बट मैं जो करता हूं, जी। जो मैं करता हूं वो मैं बताने जा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि सर भारत सरकार और राज्य सरकारें, आप अपने राज्यों में, आप अपने स्टेट्स में एक टैलेंट स्काउटिंग टीम बनाए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। आज हमारे देश में 800 से अधिक डिस्ट्रिक्ट है सर।
जी 800 से अधिक डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं। अगर 800 जिलों में एक टैलेंट स्काउटिंग टीम बने तो 800 कुछ टैलेंट स्काउटिंग टीम बना, और वो जिला स्तर पर काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। और वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर और जिला अधिकारी, जो कुछ राज्यों में डीएम बोल देते हैं, जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम साहब। कुछ डिस्ट्रिक्ट में डीसी बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डॉक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से उन मतलब वहां पे एक टीम का गठन हो, और उस टीम में एक्सपर्ट्स हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डॉक्टर हो, एक्सपर्ट्स, गेम के एक्सपर्ट्स हो, ओलंपिक, जो ओलंपिक में खेले जाने वाले खेल, इवन नॉन ओलंपिक खेल जो भारत देश के बहुत प्रमुख खेल है, उन खेलों के एक्सपर्ट्स हो, जो एक्सपर्ट है वो हो उसमें। और वो टीम, आप सर सोचिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 100 स्कूल होंगे, जो सरकारी, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, लगभग 100 स्कूल होंगे। जी वो टीम 365 दिन, एक साल का 365 दिन उन स्कूलों में जाकर के टैलेंट स्काउटिंग करे। उनका ड्यूटी यही हो कि वो हर एक स्कूल को जाए, हर एक स्कूल के साथ में कोऑर्डिनेट करे कि हम इतने दिन आपके यहाँ पे टैलेंट स्काउटिंग करेंगे, और हम पूरे स्कूल का टैलेंट स्काउटिंग करेंगे। और पूरे स्कूल का टैलेंट स्काउटिंग करके हम हर एक बच्चे को बताएंगे कि आप कौन से स्पोर्ट्स कर सकते हो, कौन से स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो। तो जब बिल्कुल। पूरे स्कूल का टैलेंट स्काउटिंग हो गया, और उस बच्चे को पर्टिकुलर बता दिया गया कि आप इस स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलर ये स्पोर्ट्स, तीरंदाजी, एदर रेसलिंग, एदर स्विमिंग, एदर बैडमिंटन, आप ये खेल अच्छा कर सकते हो, और वो बच्चा फिर उसी खेल को करेगा। इवन गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश हो, एक नोटिफिकेशन हो हर एक स्कूल को कि आप 10-15 स्पोर्ट्स अपने यहाँ पे कंपलसरी कराएंगे जो ओलंपिक में खेले जाते हो। तो सर, जो रूट है, वो एक रूट है, जो ग्रास रूट है, दैट इज ए स्कूल। ग्रेट, यस दे हैव एग्जैक्टली। टू डू द फ्रॉम स्कूल, बिकॉज टैलेंट ग्रूम होता है स्कूल से, और टैलेंट हम्म। स्काउटिंग ही हो गया स्कूल लेवल में। तो जब बिल्कुल। ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट स्काउटिंग हो गया, और वो बच्चा फिर स्कूल में खेलेगा, एसजीएफआई खेलेगा, सीबीएसई खेलेगा, फिर वो जूनियर नेशनल खेलेगा, सब जूनियर नेशनल खेलेगा, और वो फिर नेशनल टीम में आएगा, तो सर वो ओलंपिक मेडल लाएगा। बिल्कुल। मैं लिख के ले लो मेरे से, अगर भारत सरकार इसको लागू करती है, अगले 20 सालों में ओलंपिक मेडल ऐसे झड़ेंगे जैसे जामुन के पेड़ पे चढ़ के जामुन हिला दिया हो ना, जामुन का पेड़, और जामुन नीचे गिरता है, तो ऐसे ओलंपिक मेडल झड़ेंगे इस देश में। ग्रेट आइडिया सर। और अभी बहुत मैं इस पे समझता हूँ, क्योंकि आज मल्टीनेशनल कंपनीज जब अपने एम्प्लॉय को हायर करती हैं तो उनको उनके टेस्ट होते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स हैं, अटेंशन टू डिटेल है। अगर प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करने से पहले ये सारी चीज़ें देखती हैं, तो अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाना है देश का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने बताई सर। सर एक क्वेश्चन, और मेरे को सबसे बड़ी चीज लगती है जब आपकी छाती पे ये इंडिया लिखा हुआ आता है। इट्स अ प्राइड मोमेंट, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। तो जब आप इंडिया को अपनी टीम के साथ लेके जाते हैं, तो आपके बच्चों पे, जो आपको साथ जाते हैं, और आप पे दिमाग में क्या रहता है? और आपने एक चीज यहाँ पे, एक चीज आपने ऐड करी, विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड मैनिफेस्टेशन। ये तीन चीजें आप अपनी ट्रेनिंग में कराते हो। और वो इंडिया का टैग लाना, ये दोनों चीजें आप कैसे कोलैबोरेट करके रिजल्ट लाते हो सर? सर, जब हम टीम के साथ जाते हैं तो मेरे साथ में नियर अबाउट 24-25 बच्चे होते हैं, पूरा कंटिजेंट होता है, 4 कोच होते हैं, ये 2 फिजियो होते हैं, और स्पोर्ट साइंस की मतलब पूरी टीम होती है हमारे साथ में, फिर हमारे पूरे आर्चर होते हैं। तो पूरी ड्यूरिंग का मतलब हमारा एक ही लक्ष्य होता है, इवन मेरा ये लक्ष्य होता है कि हमें कैसे इंटरनेशनल मेडल जीतना है। तो वो सारी तैयारियां हम ड्यूरिंग नेशनल कोचिंग कैंप, क्योंकि कंपटीशन से ठीक 15 दिन पहले, ठीक एक महीना पहले हम कोचिंग कैंप लगाते हैं, जो भारतीय खेल प्राधिकरण और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से लगाया जाता है।
और उसमें हमारे मतलब कोचेस होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स साइंस के पूरे मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं, और हम कोच होते हैं, और हम एज ए कोच उसको लीड करते हैं। तो हम बच्चों को वहां पर सर यही सिखाते हैं कि मेडल इंटरनेशनल में कैसे जीतना है। उसके लिए हम पूरा रणनीति बनाते हैं। उसके लिए मतलब हम बच्चों को वहां पे वही ट्रेनिंग कराते हैं। आज हमारे जितने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर है, बहुत डेवलप है। आज वहां पे मतलब स्पोर्ट्स साइंस के बहुत बड़े बड़े सेटअप है। हम साई सोनीपत की बात करेंगे, साई कलकत्ता की बात करेंगे, साई पटियाला की बात करेंगे, जहाँ पे भी ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनीत जी है। तो मतलब उनके माध्यम से मतलब आज पटियाला साई में बहुत अच्छा मतलब कार्य किए जा रहे हैं। वहां से बहुत अच्छे अच्छे मतलब स्पोर्ट्स साइंस के मतलब सेटअप मतलब वहां पे है। और आज मतलब साई हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे जो भी तीरंदाज है, इवन हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, चाहे रेसलिंग हो, जो भी ओलंपिक स्पोर्ट्स के कैंप लगते हैं वो सब साई में लगते हैं। इवन नॉन साई भी लगते हैं, जैसे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में भी लगते हैं। तो वहां पे सारी सुविधाएं वहां पे उन बच्चों को दी जाती है। और बच्चे वहां पे ऐसी ही ट्रेनिंग करते हैं जैसे इंटरनेशनल में खेलना होता है। वहां पे वो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पे ओलंपिक पोडियम बनाया जाता है, ताकि बच्चे को ये फील ही ना हो कि ओलंपिक पोडियम पे चढ़ के डिफरेंट फील हुआ या ग्राउंड पे डिफरेंट फील हुआ। क्योंकि वहां पे हम स्कूलों के बच्चों को बुला करके हफ्ते में 2 दिन स्कूल के मतलब 200 बच्चों को बुलाएंगे। वहां पे एक हम पोडियम बनाएंगे। तो वहां पे बच्चे स्पेक्टेटर एरिया बनाएंगे, बच्चे वहां बैठेंगे, वहां पे क्लैपिंग होगा, वहां पे चेयर अप होगा। तो बच्चा वहां पे मतलब एक तीरंदाज वहां पे फील करता है, एक ओलंपिक पोडियम वाला फीलिंग वहां पे हम लेके आते हैं, साउंड के माध्यम से, चेयर अप के माध्यम से। तो वहां पे जब बच्चा आज मेडल जीतता है, तो ये मतलब आज पहल की जा रही है, मतलब ऐसा किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। और हमारा आज मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो पहल किया है, मैं बात करूंगा 2014 से, मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आई है गवर्नमेंट। खेलो इंडिया स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, और मतलब बहुत सारी मतलब स्कीमें हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो आज मतलब उसके माध्यम से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। सर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का आपने नाम रोशन करवाया, 2 अर्जुन अवार्ड, उसके साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल, बहुत सारे आपने अवार्ड जितवाए, मेडल जितवाए, नेशनल मेडल जितवाए। सर, जम्मू कश्मीर के, भारत के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सर मैं जम्मू कश्मीर और पूरे भारत को मतलब एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से स्पोर्ट्स करें। अपनी स्पोर्ट्स के माध्यम से आप, जरूरी नहीं है कि आप ओलंपिक ही मेडल लाए, आप कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स खेले। स्पोर्ट्स से मतलब इंसान को डिसिप्लिन, ड्रिल और टर्नआउट, 3 चीज सीखने को मिलती है। स्पोर्ट्स से बच्चे को, इंसान को हारना और जीतना, एक ही प्लेटफॉर्म पे 2 चीज सीखने को मिलती है। जरूरी नहीं है कि आप ओलंपिक के लिए खेले, आप ओलंपिक में मेडल लाए, बट आपका जो दिनचर्या है वो सुधर जाएगा, वो बन जाएगा, वो संवर जाएगा। और आप मतलब एक बहुत अच्छे नागरिक बन जाएंगे अगर आप स्पोर्ट्स करेंगे। तो मैं तो मतलब ये भी कहना चाहूंगा कि हर एक भारतीय को 5 साल इंडियन आर्मी में काम करना चाहिए, ताकि वो डिसिप्लिन, ड्रिल और टर्नआउट, तीनों चीज सीख ले। ये तीनों चीज आर्मी से और स्पोर्ट्स से सीखने को मिलती है। तो मैं जम्मू कश्मीर के युवा को ये कहना चाहूंगा कि आप जिस फील्ड में भी हो, मैं पूरे भारत के युवा को ये कहना चाहूंगा, किसी भी फील्ड में हो आप, इतनी मेहनत करो और इतनी शिद्दत से करो कि आप अपने देश का ध्वज और अपना नाम और अपने देश का नाम पूरे विश्व भर में मतलब लहराओ, और आपके ऊपर लोग प्राउड करें। बट मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो, बस। और सर, आपने बात करी टर्न आउट, थैंक ड्रिल यू। और डिसिप्लिन। ये तीनों चीजें सर मुझे लगता है कि जो आर्मी ने आपको दिया है। मैं एनसीसी में था, मैंने आरडी कैंप लगाया, मैं आरडीसी हूँ 2013। तो ओह वो जो नाइस। ड्रिल, डिसिप्लिन और टर्न आउट, ये आर्मी ही सिखा सकती है, और कोई बिल्कुल संस्था बिल्कुल। नहीं सिखा सकती। सर, आपको ये हाँ। इंटरव्यू कैसा लगा? और अगर आपको लगता है कि लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में तो। मुझे इंटरव्यू बहुत ही अच्छा लगा, और क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे थे, युवाओं के लिए थे, देश के लिए थे। और मतलब ऐसे चैनल के माध्यम से मतलब अगर लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, तो एक युवाओं को एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा।
अपने बच्चों की, मतलब उन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियां चेंज होगी। क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने मेरे इंटरव्यू लिया, आप ऐसे ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू ले रहे हो जिन्होंने देश में मतलब कुछ करके दिखाया है, कुछ अलग करके दिखाया है। अगर लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और लोग इसको लाइक करेंगे तो डेफिनेटली उनको एक मतलब एक पॉजिटिव क्लिक मिलेगा, और जिस क्लिक के माध्यम से वो अपने बच्चे को, अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आप ऐसे इंटरव्यू लेते रहिए। आपको मैं मतलब इसके लिए बहुत धन्यवाद करूंगा। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सर, आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ डायरेक्शन मिली। और मुझे लगता है कि आज के इन बातों से युवाओं का डायरेक्शन जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय माता दी।